इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। आइए दोस्त, आज की इस कक्षा को शुरू करते हैं। और दोस्तों, बहुत ही जोरदार होने वाली है आज की यह क्लास, तो बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, तैयार हो जाएं और लगे रहें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने दिख रहा है। आप सभी भाई बहन जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं बेटे कि पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। मतलब इसमें सब में 3-3 पर्यायवाची हैं। वह कौन पर्यायवाची है जो पक्षी का सबसे सही पर्यायवाची है? विहग, विहंगम, खग, विहाग, विहंगम, खग, विहाग, विहंगम, खग, विहाग, विहंगम, खग। देखिए, विहाग तो होता नहीं है, विहग होता है ना, विहग होता है, विहाग होता है। इस तरह के प्रश्नों के लिए दोस्तों एक बहुत सरल सा आइडिया है। आइडिया सरल सा केवल यह है कि आप एक सटीक पर्यायवाची को पकड़ेंगे। जैसे पक्षी का विहग होता है ना, खग होता है, विहंगम होता है, विहाग नहीं होता है। और जब विहाग नहीं होता है तो ये आपका जो है, ये आपका पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोग आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपके कमेंट्स भी खोल लूं, आपके कमेंट भी लिए जाएंगे। दिए गए विकल्पों में हर्ष शब्द के विपरीत पड़ने वाले शब्द का चयन कीजिए। बहुत कम अभी साथी जुड़ पाए हैं, तो आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है जरा शेयर करें। पूजा जी, कुमारी पूनम जी, वंदना जी, प्रदीप जी, रानी जी, सुजी जो है, कंचना जी, बिल्कुल क्या बात है। ये प्रीति यादव जी चाय भेज रही हैं या खुद पी रही हैं ये बता रही हैं ना। तो चलिए जरा सा जल्दी जल्दी एक बार शेयर करेंगे, एक बार झूम के शेयर करेंगे, एक बार झूम के शेयर करेंगे, जरा शेयर करिए। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। मतलब हर्ष का विलोम, जीवंतता, विषाद, स्थायी, तात्कालिक। आप लोग जानते हैं हर्ष का विषाद होता है, हर्ष का विलोम विषाद होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मोती शब्द का तत्सम रूप है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई परीक्षाओं में आया हुआ है। मोती का तत्सम रूप क्या है? मोती, मौक्तिक, मुक्तक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं मोती का तत्सम होता है यहां जो है ये टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, मौक्तिक। ठीक है, मौक्तिक। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा वर्ण स्पर्श, दंत, सघोष तथा अल्प प्राण है? देखो बेटा, आप जानते हैं मेरी आदत है जहां आपको समय लगना चाहिए मैं वहीं समय लगाता हूं, जहां समय नहीं लगना चाहिए मैं वहां बिला वजह का समय नहीं देता आपको कि अनावश्यक दुनिया भर की बात समझाऊं। अब यहां समय लगेगा। यह वर्तमान समय का सबसे ज्यादा ट्रेंड में क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन वर्तमान समय में सबसे ज्यादा ट्रेंड में है कि एक ही प्रश्न में कई प्रश्नों को समाहित किया जाता है और आपसे कई प्रश्नों का उत्तर एक ही प्रश्न में मांगा जाता है। तो ऐसी अवस्था में आपको यह विशेष रूप से ध्यान में रखना है बेटे। इस तरह जैसे देखिए, इसमें हमसे पूछ रहे हैं स्पर्श,
स्पर्श, दंत्य, सघोष, अल्प प्राण। मतलब इसमें हमसे 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है पता है बेटे, इस तरह के प्रश्नों में हमेशा एक एक विकल्प को लेकर, एक एक विकल्प माने एक एक पार्ट। जैसे पहले, अब हम अगर चारों एक साथ खोजेंगे तो गलत हो जाएगा। पहले देखिए इनमें स्पर्श कौन सा है या कौन सा नहीं है, जो नहीं है उसे काटिए, फिर दूसरा लीजिए, तीसरा, ऐसे एक एक लेते जाइए तो हमेशा आपका एक एक आंसर कटता जाएगा और लास्ट में एकमात्र बचेगा जो आपका सही उत्तर होगा। समझ गए बेटा? जैसे स्पर्श, त, ध, द, थ। अब ये सब क से लेके म तक के बीच में है, इसका मतलब ये सब जो है स्पर्श हैं। तो ये चारों स्पर्श हैं। चलिए आप दंत, तो दंत में हम लोगों ने पढ़ा था ऋतु लसा नाम दंत, मतलब री और त वर्ग। त वर्ग माने त, थ, द, ध। इसका मतलब ये 4 के चारों दंत भी हैं। देखिए कितना सटीक प्रश्न बनाया है, 4 के चारों दंत भी हैं। कोई बात नहीं। अब चलिए सघोष। मैंने आप लोगों को बताया था ट्रिक बेटा कि अघोष, अघोष का मतलब होता, अ माने 1, घो माने 2, ये मात्रा गिन दिया मैंने। 1 और 2 का मतलब हो गया बेटे वर्गीय व्यंजनों का, वर्गीय व्यंजनों का पहला दूसरा वर्ण, वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा वर्ण ये, और प्लस स का मतलब हो गया तीनों श। ये क्या होते हैं? अघोष बाकी सघोष। तो अब इसमें त और थ, अब देखिए 2 उत्तर हमारे कट गए। क्यों? क्योंकि ये त वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है, हमें सघोष बताना है, अर्थात ये दोनों अघोष हैं, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकते। क्लियर? अब देखो 2 विकल्प कट गए, अब लेना है अल्प प्राण। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्गीय व्यंजनों का, वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? अल्पप्राण होता है। तो अब इसमें तीसरा त, थ, द, तीसरा क्यों? क्योंकि ये चौथा जो है ये महाप्राण है और हमें अल्पप्राण लेना, इसका मतलब यह भी हमारा उत्तर नहीं है। तो अब देखो बेटा निकल गया। तो ये प्रश्न थोड़ा सा समय आपसे लेंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया मेरे बच्चे अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो गलत नहीं होगा। तमाम बच्चों को आइडिया नहीं पता होती, ट्रिक नहीं पता होती, वो चारों एक साथ खोजने लगते हैं। वो क्या करते हैं, पहले त को लेंगे, अच्छा त ये है, ये है, ये है, तो ऐसे समय भी ज्यादा लगेगा और गलत होने के चांसेस हैं। पर इस तरह से चलिए तो ऐसे में समय भी बचेगा और गलत भी नहीं होगा। क्लियर? चलो बेटा मैं आपके कमेंट भी लेता रहूंगा। आगे चलते हैं। उपसर्ग रहित शब्द है। देखिए पहली बात तो सहित और रहित में बहुत कंफ्यूज मत हुआ करिए। सहित का मतलब होता है साथ, ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटे। सहित का मतलब होता है साथ। तो उपसर्ग सहित मतलब उपसर्ग के साथ, और रहित का मतलब होता है बिना। रहित का मतलब होता है बिना। तो रहित माने बिना उपसर्ग के। तो किसमें उपसर्ग नहीं है? तो सुन लेना बेटे, प्रत्यय और उपसर्ग अगर निकाल दिए जाएं तो हमेशा एक सार्थक शब्द बचता है। प्लस मैंने आपसे बार बार कहा है कि उपसर्गों को देखे रहिएगा, सभी उपसर्ग नहीं हो सकते, उपसर्गों की संख्या निश्चित है। तो आप देखिए कौन उसमें है। जैसे विधनहार, विधनहार वी उपसर्ग है। विधन 4, अभी सोचिएगा वो न मत करिएगा। विधन कार, वित्तीय, वित्तीय, विधन तीय न। अब आप लोग जानते हैं कि वित्तीय में वित्त शब्द है, वित्तीय में वित्त मूल शब्द है, इसमें से वी नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब इसमें उपसर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि यह वित्त है, वित्त में ईय प्रत्यय लगेगा तो यह वित्तीय बन जाएगा।
इसका मतलब इसमें प्रत्यय है, ना कि उपसर्ग। तो डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं, चलिए मैं थोड़ा सा आपके कमेंट ले लूं। वेरी गुड, 5 में डी, क्या बात है, बलिया, लवली, पारुल जी, सरोज जी, अरविंद जी, कृष्णा जी, और बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। बस एक काम करना भाई, तब मजा आएगा। मैंने बार बार कहा जब शेयर करोगे ना तब मजा आएगा, क्योंकि देखो शेयर करने से क्या फायदा है, हमारा भी मन लगा रहता है ना, हमारा भी मन लगा रहता है। पंखुड़ी जी, पोएट्री पंडित, प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद भैया। अंशु जी, वॉइस तो आ रही है यार मेरे बच्चे, ठीक है। ऑनलाइन बैच जल्दी ही आप तक जाएगा बेटा, प्रयास तो करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए प्रयास करेंगे कि कुछ समय तक तो आपको दिया ही जाए। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, इसमें कौन सा अलंकार है? कह रहे हैं एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, उपमा है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है? एक राम घनश्याम हित मतलब एक ही राम और घनश्याम कृष्ण के लिए क्या है? राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। देखिए यहां चातक शब्द आप लोग जानते हैं, चातक एक पक्षी होता है ना, जो कि स्वाति नक्षत्र का जल केवल पीता है, बाकी वो पूरे वर्ष प्यासा रह जाता है। जो स्वाति नक्षत्र का जल गिरता है आसमान से, वही जो है चातक उसी का पान करता है, वही पीता है। तो घनश्याम, राम घनश्याम हित। अब देखिए राम रूपी काले बादल, यहां क्या है बेटा? राम रूपी काले बादल के लिए चातक बने हैं कौन? तुलसीदास। अब आप समझ गए कि इसमें रूपक अलंकार है। लेकिन एक समस्या है, हो मान लो हमें अर्थ नहीं निकालना आता। हमारे पढ़ाने का यह मतलब थोड़ी है कि आपको केवल यहां बता दें, नहीं नहीं। अगर मान लो बेटे हमें बाई द वे पढ़ाना नहीं आता है, तो हम क्या करें? पढ़ाना, सारी देखिए कह रहा हूं पढ़ाना, हमें अर्थ निकालना नहीं आता है, तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है? मजा आएगा, ध्यान से सुनना। सासी से सम सदृश समान नहीं है, उपमा काट देंगे। जनु मनु जनहु मनहु कहीं नहीं है, उत्प्रेक्षा काट देंगे। 2 उत्तर कट गए हमारे, ऑप्शन हो गया 50-50। अब एक बात सुन लेना, एक ट्रिक दे रहा हूं, ये इमरजेंसी में अप्लाई करना, पर काम बहुत अच्छा करती है। क्या आप एक बात देखो, इसमें हमारे जो 3 विकल्प हैं, ध्यान से समझना, यह एक मनोविज्ञान है बेटा, यह पेपर बनाने वाले का एक मनोविज्ञान मैं पकड़ा रहा हूं आपको। कोई टीचर ये करने में सक्षम नहीं है बेटा, मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं। ये 3 विकल्प आप यहां देखो, अर्थालंकार का है कि नहीं? आप देखो, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, 3 विकल्प अर्थालंकार का है और 1 विकल्प शब्दालंकार का है। जब ऐसी स्थिति में फंसना है आप, बिल्कुल दिमाग ना काम करे, 2 तो काट दिया पर बिल्कुल नहीं पकड़ पा रहे हैं कि आगे क्या करना है, 2 में फंसे हुए हैं, तो बेटा इस चीज को वरीयता देना। यह एक सामान्य सा मनोविज्ञान है कि जब अध्यापक ने पेपर बनाया, उसने जो है अर्थालंकार से प्रश्न लिया, 3 विकल्प अर्थालंकार के रख दिए, चौथा नहीं ध्यान में आ रहा था या जल्दी जल्दी था, कैसे भी था, उसने उठाकर एक शब्दालंकार कर दिया। अगर शब्दालंकार, देखो अब आप मेरी बात को, आप कंपटीशन के बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं ना, आप जो है टेट क्वालिफाई करके बैठे हुए बच्चे हैं, तो आप अब मेरी बात को अगर मजेदार लगे तो जरूर एक बार स्माइली बनाना कि वास्तव में गुरुजी ने सही बात पकड़ी। ये देखो, ये बेटा, ये चीजें 10 साल पढ़ाने के अनुभव से आती हैं।
ये कल के बच्चों के लिए नहीं है। तो बेटे ये क्या है कि ये मनोविज्ञान है उस टीचर का। ठीक है, कभी गलत भी हो सकता है, बट ज्यादातर सही होगा। यह है एक मनोविज्ञान। लेकिन आप जरा सा अपना मनोविज्ञान खोल दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द, बिल्कुल बेटा जो बताया, देखो कितनी बात है। जय पांडे जी, सागर जी, अभिषेक जी, प्रियंका जी, प्रतिमा जी, दिव्या जी, बिल्कुल सही मैंने आपको बताया बेटे। ये 10 साल के अनुभव से आता है, ये एक दिन की बात नहीं है, ये 10 साल के अनुभव से आता है। और इसी अनुभव ने हम भोले जो है माता रानी के आशीर्वाद से, आप लोगों के स्नेह से चंद्रा को चंद्रा बनाया है कि वहां जितने भी अध्यापक हैं वो इतने दिन के अनुभवी हैं कि वो आपको हर तरह से पेपर सेटर के मनोविज्ञान तक जोड़ सकते हैं। ये चीज है मेरे बच्चे। आओ मेरे बेटे आगे बढ़ते हैं। कौन शब्द विशेषण है? बहुत आसान काम है, कुछ नहीं करना है। एक बात बताओ, मैं बहुत सिंपल उदाहरण आप लोगों को बार बार देता हूं कि अगर आदमी चोर है तो उसके सामने रुपया रख के हट जाइए, नहीं लेगा थोड़ा सा ही मार देगा, 10 रुपया निकाल लेगा। अगर चोर है तो पक्का मारेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, पक्का चुरा लेगा। तो मेरे दोस्त यही चीज मैं बता रहा हूं, अगर विशेषण है तो उसके साथ विशेष से रखिए, वो खुद चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि देखो हम विशेषण है, देखो हम विशेषण है, और ये हमारा मिल गया। बिल्कुल उनको गले लगा लेगा धड़ाम से। कैसे? जैसे शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित। विकल्प जोरदार बनाया भैया। लेकिन देखो जैसे अनुशासित लड़का, बैठ गया कि नहीं बैठ गया इसके साथ? लड़का क्या है? संज्ञा है। संज्ञा अर्थात विशेष्य है। क्यों विशेष्य है? क्योंकि लड़के की विशेषता है कि वह अनुशासित है। इसका मतलब अनुशासित शब्द क्या है? विशेषण है। मजा आया तो शेयर करना, अगर मजा आया होगा तो शेयर करना मेरे बच्चे। ठीक है, अनुशासित, अनुशासित कक्षा, कक्षा की विशेषता है कि वो, यही मैंने कहा कि अगर चोर होगा तो पक्का हाथ मार देगा। तो यही चीज है, अगर विशेषण होगा तो उसके साथ विशेष्य रखिए, विशेष्य अर्थात उचित संज्ञा या सर्वनाम। और अगर विशेष्य पूछता है तो उसके साथ विशेषण रखिए। जरूर चिल्ला के बता देगा कि हम ही हैं, हम ही हैं। ये कहते हैं कान में। पहले, आज तो समय बड़ा अच्छा हो गया है यार, आज तो जमाना समय बड़ा बढ़िया हो गया है। पहले ऐसा नहीं था। पहले गांव में ना लोगों को चुड़ैल बहुत पकड़ती थी, चुड़ैल बहुत पकड़ती थी लोगों को। और वो भी स्पेशली जो नई महिलाएं थी, थोड़ा सच समझ के रहने वाली, उनको चुड़ैल बहुत पकड़ती थी। तो वो आकर के जो है घर में खेलना कूदना, खेलना मतलब जो पटकना पुटकना जैसे सर वाला काम, तो लोग पूछते थे, ले जाते थे ओझा के पास। तो पता नहीं कैसी दूठे लकड़ी सी रखते थे, इसी कान में लगाते थे, और उसके बाद कहते बताओ बताओ तो कौन है, कहां से पकड़े, काहे पकड़े? अरे आई जात रही वहीं से, हम बहुत निकलाग, हमें के धैले हम जाता ही, हम छोड़ दे, हम छोड़ दे। ये क्या, वो जड़ी लगाते थे, तो जड़ी लगाते वो चिल्लाने लगती थी। तो ये जड़ी दिया मैंने आपको, बस लगाना, चाहे विशेषण चाहे विशेष पूछे, दोनों तरफ से धई के लगा के टाइट करना। देखो अपने आप चिल्लाने लगेंगे कि हम विशेषण हैं। कि चिल्लाया कि नहीं इन्होंने चिल्लाया कि नहीं? आपके सामने चिल्लाया ना कि हम विशेषण हैं? तो बिल्कुल इसी तरह से करना भैया। हाँ बिल्कुल मस्त। देखो भैया हिंदी की क्लास है ये, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, बस हाँ ये है कि पढ़ते रहिए और मस्ती में पढ़ते रहिए। चलिए अगला, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए किसका लिंग बिगड़ा भैया। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देव देवी सही है। देव माने पुल्लिंग, देवी माने स्त्रीलिंग। मामा मामी सही है। कांत कांति, गधा गधी। कांत कांति कोई शब्द नहीं, कांति होता है। एक शब्द जो होता है बेटे वो कांति होता है। कांति का मतलब होता है चमक,
कांति कोई शब्द नहीं होता है ना। तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। जहां समय नहीं लगाना है वहां हम बिला वजह नहीं टाइम पास करेंगे। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? यार ये तो कच्चा अच्छा का लड़कियां बताए दे राजू। अब लेकिन सुन लेना, गुरुमुखी में पंजाबी को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है मेरे बच्चे? पंजाबी को। बंगाली लिपि में जो है बंगला को लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में केवल हिंदी नहीं, हिंदी, संस्कृत, मराठी और तमिल लिपि में तमिल को लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो चलिए, आवाज बीच में बंद हो गई थी, एक्चुअली बैटरी इसकी जो है बंद हो गई थी, कोई बात नहीं, पर अच्छा रहा मैंने कमेंट में देख लिया, मैंने कमेंट में देख लिया और आप लोगों ने बड़ा अच्छा, देखिए कहीं कहीं सांकेतिक भाषा बड़ा अच्छा काम कर जाती है। लिखता आपका लिखते मैं पढ़ता, उससे पहले मैंने देखा एक लोगों ने माइक बना के भेज दी, मैं समझ गया माइक में कुछ गड़बड़ी है, देखा तो इधर आवाज बंद थी। तो देखो बेटे, ये मैंने आपको समझा दिया था, वही बात फिर से समझ लो। देखो मैंने आपसे बताया कि मैं महाराष्ट्र गया, एक बस में बैठा, उस बस में जब मैं बैठा तो ऊपर मेरा ध्यान गया तो वहां लिखा था स्त्रियां साठे। मैंने पढ़ लिया, क्यों? क्योंकि इस तरह से लिखा था, ये देवनागरी लिपि ही तो है, इस तरह से लिखा, मैं समझ गया कि ये महिलाओं वाली सीट है, इस पे बैठना मेरे लिए ठीक नहीं, मैं उठ के पीछे चला गया। मुझे एक बार मैं घूम रहा था बेटा, जोर की आई थी नंबर 1, और तभी मुझे एक आकृति दिखी टॉयलेट सी, उस पर मैंने बाहर देखा तो लिखा था मुतारी, जिसे हमारे आपके यहां लिखा रहता है प्रसाधन या टॉयलेट, तो वहां लिखा था मुतारी। मैं समझ गया कि इसका मतलब यहां 1 नंबर वाला काम चल जाएगा ना। तो मराठी याद हो गए, अब कभी नहीं भूलोगे आप। मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती, संस्कृत लिखी जाती, हिंदी लिखी जाती है। चलो मेरे बच्चे, आ गई आवाज? अब तो आ रही है। हाँ बिल्कुल, मजे से पढ़ो, मजे से पढ़ो लेकिन शेयर करके, मजे से पढ़ो लेकिन शेयर करके। क्वेश्चन नंबर 10, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूं, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है?
देखो बेटा यहां चरण कमल यूं लिखा था, ये एक साथ हो गया है, ये था चरण कमल, चरण कमल। ठीक है, मैं चरण कमल की वंदना करता हूं। अब आप एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब दो संज्ञा पदों के बीच में, ध्यान से सुनना मेरी बात, इससे आपको दो जगह लाभ मिलने वाला है, एक तो समास में, एक अलंकार में। अगर दो संज्ञा पदों के मध्य में, दो संज्ञा पदों के मध्य में योजक चिन्ह लगा हो तो वहां दो बातें होती हैं। क्या होती हैं? या तो वहां अगर और निकल कर आ गया, ध्यान देना, अब मैं समास के संदर्भ में बात कर रहा हूं। नंबर एक, अगर वहां और निकल कर आ गया, और निकल कर आया, तो समझ लेना कि वहां द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। लेकिन अगर और नहीं आ रहा है, जैसे चरण कमल, चरण और कमल नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब यहां और नहीं आएगा। अगर और नहीं आ रहा है मेरे बच्चे, तब क्या करना? तब नंबर दो तुरंत देखना, क्या? कर्मधारय। और कर्मधारय कैसे पकड़ोगे? क्योंकि इस कंडीशन में प्रायः रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है बेटा? अब देखो, अलंकार में मैंने आपको बता दिया कि अगर दो संज्ञा पदों के बीच में योजक लगा है तो वहां प्रायः रूपक अलंकार होता है, हरदम नहीं पर प्रायः होता है। तो अलंकार में भी नोट कर लेना इसको। और जो रूपक अलंकार का पद होता है वो कर्मधारय समास होता है। लेकिन एक बार पहले द्वंद्व चेक करने के बाद, जैसे मैंने यहां चेक कर लिया, चरण और कमल, देखा और गलत है, इसका मतलब कर्मधारय समास है। बोलो भारत माता की जय। आसान, समास भी पढ़ा दिया एक, और एक अलंकार भी बता दिया आपको। अच्छा लग, पर ये चीजें कहीं नोट करो। देखो बेटे, मैं एक बात आपसे बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस देखने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल इधर से सुनिए और इधर से निकाल दीजिए। नहीं नहीं, तत्काल उत्तर दीजिए, जो सही हो गया वो सही, जो गलत गलत, ऐसा नहीं। आप अपने साथ कॉपी कलम रखो उसी समय। मेरे बच्चे जैसे मुझे देख रहे हो, आज इस समय 2000 बच्चे के लगभग आप देख रहे हो, तो 2000 बच्चों के हाथ में कलम और कॉपी होनी चाहिए। और जो प्रश्न ठीक लगे, खटाक से उस प्रश्न को मत लिखो चारों विकल्प, प्रश्न सही उत्तर मत, अच्छी हैंडराइटिंग खराबे में लिखो। जो ट्रिक सी बताई जाए धड़ाक से उसको कहीं ब्रैकेट सा बना के नोट कर लो। ये जब उस नोट्स को आप रिवाइज करोगे ना, वो 100 किताबों का काम करेगा वो नोट्स। ठीक है, चलो, बिना कुछ किए मैंने बता दिया कि यहां कर्मधारय समास है। क्यों कर्मधारय है? क्योंकि देखिए यहां चरण रूपी कमल, कमल रूपी चरण, इसका मतलब यहां कमल उपमान है और चरण जो है उपमेय है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो मानव अंग होता है वो उपमेय होता है, जो प्राकृतिक तत्व होता है उपमान, और जहां उपमेय उपमान होता है वहां कर्मधारय समास होता है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में अव्यय है। अव्यय सुन लो बेटा, संज्ञा, सर्वनाम, नोट करना, यही सब चीजें। देखो बेटा, हमारे पढ़ाने का जो एक उद्देश्य होता है कि हर प्रश्न में आपको कुछ ऐसा दिया जाए जो प्रश्न को सरल करे, आसान करे और जल्दी सॉल्व कराए। ये चार जो होते हैं ये विकारी होते हैं, और अव्यय जो होता है बेटा, अव्यय को अविकारी कहते हैं। इसका मतलब ये चारों कभी भी अव्यय नहीं हो सकते, ये चारों अव्यय नहीं हो सकते, तो इनको काट देना। जैसे भारत संज्ञा है तो ये विकारी हो ही, अव्यय हो ही नहीं सकता। श्याम संज्ञा है, हो ही नहीं सकता। दक्षिण संज्ञा है, हो ही नहीं सकता। लो, अब इससे सरल कौन कर देगा? है कोई माइका लाल? एक ट्रिक में मारा, और यही तो पढ़ो यार, जब ही तो मजा आएगा, जब ही तो गुरुजी के पढ़ाने का कुछ सार्थकता निकलेगी। हाँ, सही है कि नहीं? आप खुद बताओ। गुरुजी केवल ऐसा थोड़ी करते हैं कि नहीं 30 क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। का मतलब है गुरुजी 30 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं।
तो भैया ये ट्रिक दिमाग में रखना। कल भी मैंने प्रैक्टिस के दौरान इस तरह की बात आपसे की थी और बताया था, और आज देखो आज भी एक प्रश्न ले लिया ताकि आपका मामला दिमाग में सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 प्रेरणार्थक क्रिया है। सुनो बेटा, बहुत आसान होता है। मैं एक बात में बता दूं, जिस क्रिया के अंत में वाना, वाता, वाती, वाते ये लगे हों, कहां? क्रिया के अंत में। जिस क्रिया के अंत में ये लगे हों वहां कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन अब इसमें तो नहीं कहीं फंस पा रहा है ना, लेकिन फंस रहा है। मजा आ रहा है? समझ में आया? पकड़ा उत्तर? पकड़ा? सही है? नोट करो इसको, नोट करो। इसीलिए मैं कहता हूं जब हमारे साथ पढ़ने बैठो तो कॉपी कलम लेके बैठो, मजा आएगा भाई साहब। बाद में जब पढ़ोगे तो कहोगे कि हाँ यार गुरुदेव बताए तो थे, मजा आया था। बस खत्म करो, जाने दो। अच्छा एक चीज, मान लो ये ट्रिक आपको भूल गई। भाई ट्रिक है, दिमाग से विस्मृत हो सकती है, विस्मृत हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट दे दूं बेटा, जहां क्रिया को कर्ता स्वयं न करके, क्या करके बेटा? जहां क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे से करवाए, जहां क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे से करवाए, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो मतलब जो प्रेरणार्थक क्रिया होगी उसको पढ़ने पर लगेगा कि यह काम दूसरे के द्वारा करवाया जा रहा है। जैसे बुलवाना, इसका मतलब दूसरे से बुलवाना। अगर बुलाना होता तो खुद के द्वारा बुलाना, पर बुलवाना माने दूसरे से बुलवाना, इसका मतलब कर्ता खुद नहीं करके दूसरे से करवा रहा है। ठीक है? बैठना, खुद बैठना, सुनना, खुद सुनना, समझना, खुद समझना, इसका मतलब ये तीनों क्रिया कर्ता खुद कर रहा है। ये प्रेरणार्थक हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो क्रिया कर्ता किसी दूसरे से करवाता है वो प्रेरणार्थक है। जैसे बुलवाना माने दूसरे के द्वारा बुलवाना। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सी विसर्ग संधि नहीं है? देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखना आप, इसकी भी मैं ट्रिक आपको एक बता रहा हूं बेटे। अगर इस तरह से कहीं देख लेना, पंचमाक्षर के बाद सुनना, अगर पंचमाक्षर आधा हो तो प्रायः व्यंजन संधि होती है। सब में ट्रिक यार, ट्रिक ट्रिक गाज देंगे, गाज देंगे बिल्कुल। अगर पंचमाक्षर आधा हो तो प्रायः, भाई चली जाओ ना, मैंने वो ठीक क्या कहते हैं, बर्रे जिसको ततैया कहते हैं, वो भी आ गई थी पढ़ने में। कहा भाई जा तू, तो असामाजिक तत्वों को हम नहीं पढ़ा पाएंगे ना, पता चला हम ही को नुकसान कर दें। तो जहां पंचमाक्षर आधा हो बेटा वहां प्रायः व्यंजन संधि होती है। हट गया? एक चुटिया, शिरोमणि ना, विसर्ग। अच्छा विसर्ग संधि नहीं है तो हो गया, तो काम लह तो गया यार। देखा काम सही है। समधनतोष, समधन तोष बराबर संतोष। कुछ बच्चे एक जगह खेल रहे थे, कुछ बच्चे एक जगह खेल रहे थे, तो वो खेलते खेलते उनको एक गधे का छोटा सा बच्चा दिख गया। बच्चे तो होते ही हैं शैतान। अब वो उसको लगे इधर से मारने उधर से मारने, कोई पत्थर मार रहा है, कोई दौड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बच्चा मर गया। वो गधे का बच्चा मर गया। अब भगे सारे, सारे भगे गए पंडित जी के पास। बोले यार एक बात बता गुरुजी, पंडित जी एक तो गलती हो गई। बोले क्या हुआ? बोले एक गधा का बच्चा हमने खेलत रहे, वहीं एक गधा का बच्चा आई गया और सब जौन होके थुआ करे मर गए।
अब पंडित जी ने कहा अरे बाप रे बाप, गधे को मार दिया, इतना बड़ा अपराध किया, ये तो बहुत बड़ा पाप है, इस पर तो बहुत बड़ी तुम लोगों को पाप लगेगा। अब लड़का डराई गया, कुल भैया डर गए बच्चे सारे। लेकिन उसी में एक लड़का थोड़ा चालाक था, उसने कहा ए गुरुजी ओ मैं तोहरे संतोषो रहन, कहन गुरुजी ओ मैं तोहरे संतोषो रहन। गुरुजी ने कहा ओ 100 लड़िकन में एक संतोष, और गदहा मारे नाही दोष। तो वास्तव में ये जिंदगी का बहुत बड़ा पहलू है दोस्त, जब बात अपने पर आती है तो सब अपराध माफ हो जाता है। 100 लड़कन में एक संतोष, गदहा मारे नाही दोष, तो वही चीज है। चलो तो संतोष समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, थोड़ा मुस्कुराते रहिए यार, मजे से पढ़िए। दिए गए विकल्पों में सही का चयन करके रिक्त, लेकिन यार एक बार आप शेयर करोगे तब मजा आएगा। देखो यार, मैं प्लीज जरा एक बार झूम के शेयर करना, एक बार झूम के शेयर करेंगे, एक बार झूम के शेयर करेंगे, जरा एक बार शेयर करिए तब मजा आएगा, ठीक है। बिल्कुल, आज हमने कहा पूरे एकदम मनोयोग से पढ़ाना है। अभी आप 2000 पहुंचे हैं, हमें आज कम से कम 3000 दे के जाना है, यह चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। धन के में आज भी कुछ लोग बन जाते हैं। क्या करना है यार, धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। ये मुहावरे कभी कभी आ जाते हैं जो पूरा करना। तो आप जानते हैं धन के भ्रष्टाचार में हरिश्चंद्र बन जाते हैं। हरिश्चंद्र कहां बनेंगे यार। धन के बंधु में मर्द बन जाते हैं, गलत है। धन के राष्ट्र में वीरता बन जाते हैं, गलत है। धन के लालच में जयचंद बन जाते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह। चलिए एक आध साहित्य भी आ गया, कोई बात नहीं। आप जानते हैं बीजक कबीरदास जी की रचनाओं, क्योंकि कई बार एक आध इधर उधर हो जाता है प्रश्न, तो बीजक जो है कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। और इसके संकलन करता कौन है। कबीरदास जी के शिष्य हैं धर्मदास। और एक बात जान जाओ बेटा, जब कबीरदास जी मरे थे, जब कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी, तो कबीरदास जी की गद्दी इन्हीं को मिली थी। जब कबीरदास जी की मृत्यु हुई तो कबीरदास जी की गद्दी भी इन्हीं को मिली थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इनमें बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास सुन लो बेटा, कुछ नहीं, मैं प्रश्न पढ़ूंगा ही नहीं, मैं तो आज केवल ट्रिक देने के मूड से उतरा हूं, बस ट्रिक ही दूंगा। किसी देवी देवता का, किसी देवी देवता का पर्यायवाची अगर होगा तो बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। नंबर 2, उपनाम व उपाधियां। उपनाम व उपाधियां, जितने भी उपनाम हैं, जितनी भी उपाधियां हैं, वो सब के सब बहुब्रीहि समास होंगे। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र नहीं, सॉरी, भारतेंदु, नेताजी, है कि नहीं, आजाद, शहीदे आजम, है कि नहीं। या जैसे फिराक गोरखपुरी साहब तो गोरखपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी साहब तो सुल्तानपुरी। ये जितनी भी उपनाम हैं और जो हमने उधर उपाधियां बताई थी, देखिए उपनाम और उपाधि में अंतर होता है। उपनाम हम अपना खुद से रखते हैं ना, जैसे मजरूह साहब जब गजल की दुनिया में आए तो सुल्तानपुर के हमारे जिले के से थे, तो मजरूह साहब ने अपने नाम के आगे अपने जिले को जोड़ लिया, मजरूह सुल्तानपुरी। उसी तरह से फिराक गोरखपुरी, राहत इंदौरी, है कि नहीं, शकील बदायूनी, बदायूं के थे। तो इस तरीके से बेटे जो है ये उपनाम है। और उपाधियां जो हमें दूसरे देते हैं, जैसे भारतेंदु, नेताजी, बापू, ये उपाधियां, ये सब होती। तीसरी चीज, योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द, जो भी योगरूढ़ शब्द होगा, ये सब के सब उपनाम जो है बहुब्रीहि समास होंगे। अब इसमें आप उत्तर देख लो, तो आप यहां देख रहे हैं
कुसुमायुध, कुसुमायुध जो है ये कामदेव जी का पर्यायवाची है। देवताओं में किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। कुसुम है जिसका आयुध, कुसुम माने फूल, पुष्प की धनुष है ना, इसीलिए कुसुमायुध। पुष्पधन्वा, पुष्पधन्वा फूल की धनुष है जिसकी, कुसुम का आयुध है जिसका ना, पुष्पधन्वा कुसुमायुध, ये कामदेव के पर्यायवाची हैं, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 17 मध्यम पुरुष का उदाहरण है। देखिए आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम वो जो है 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है बेटा? बताएंगे, जरा सा कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब होता है वक्ता। वक्ता अर्थात जो बोलने वाला होता है वो प्रथम पुरुष कहलाता है। इसके लिए आता है मैं, हम ना। भाई बोलने वाला कौन है? जैसे मैं कह रहा हूं तो मैं तो अपने लिए ही कहूंगा, मैं बोल रहा हूं तो सीधी सी बात है वक्ता के लिए। मध्यम पुरुष जो होता है बेटा ये श्रोता होता है। श्रोता जो सुन रहा है, तो जैसे आप सुन रहे हो तो मैं क्या कहूंगा? आपका प्रयोग करूंगा। जैसे आप सुन रहे हैं, आपका प्रयोग किया, या तुम का प्रयोग करूंगा ना, तो तू, तुम, आप। अन्य पुरुष का मतलब है जिसके संदर्भ में बात की जाती है। अन्य पुरुष का मतलब क्या है बेटा? जिसके संदर्भ में बात की जाती है, यह वह। जैसे मैं कह सकता हूं, मैं तुमसे कहता हूं वह लड़का अच्छा है। मैं वक्ता, तुम श्रोता, वह जिसके बारे में। नोट कर लेना एक लाइन, इसमें तीनों पुरुष हैं, कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगे। मैं तुमसे कहता हूं वह लड़का अच्छा है। मैं तुमसे कहता हूं वह लड़का अच्छा है। मैं माने वक्ता, वक्ता माने प्रथम पुरुष, तुम माने श्रोता, श्रोता माने मध्यम पुरुष, वह माने जिसके संदर्भ में बात हो रही है अन्य पुरुष। एक ही वाक्य में तीनों आपको हमेशा याद रहेंगे। अब हमें मध्यम पुरुष बताना है, तो तू, तुम। क्लियर? चलिए अब मैं एक बार आपके कमेंट भी लूंगा। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, मतलब कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं। खैर भौरों की फितरत होती है, वो किसी भी फूल पर मंडराते हैं। आगे आप समझदार हैं मैं कहां तक बात को ले जा रहा हूं ना। आप लोग इस चीज से खूब परिचित हैं, खूब अनुभवी आदमी हैं। तो भौरों की फितरत होती है, वो किसी भी फूल पर मंडराते हैं। अगर फूल बेहया में आ गया तो उस पर भी एक आध राउंड जरूर लगा देंगे, ये भौरों की आदत है। खैर चलिए, हाँ महात्मा भी होगा, बिल्कुल संध्या जी, बिल्कुल महात्मा भी होगा, महात्मा भी होगा। जैसे आपने कहा कि सर हमें समझ में नहीं आया उपनाम और उपाधि। सुनो बेटा, जैसे कुछ नहीं, इसमें समझना ही नहीं है। जैसे बापू उपाधि है, तो बापू कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। बस इसमें समझना क्या है। नेताजी, ये क्या है? सुभाष चंद्र बोस जी की उपाधि है, इसमें बहुव्रीहि समास है। आजाद चंद्रशेखर जी की उपाधि है, इसमें बहुव्रीहि समास है। ये उपाधियां हैं। उपनाम हमने बताया जो हम खुद रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मजरूह सुल्तानपुरी, तो सुल्तानपुरी ये क्या है? ये उपनाम है। उपनाम है तो इसमें बहुव्रीहि समास है। बस इसमें समझना क्या है बेटा, यही तो सिंपल सी बात है। जो किसी की उपनाम हो या किसी की उपाधि हो, वो हमेशा बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। बस सिंपल सी बात है। इसमें अब आप ये मत ढूंढो कि 2 पद कहां हैं, ये मत ढूंढना,
तभी मैं बता रहा हूं। आपका कंफ्यूजन मुझे समझ में आ रहा है कि बापू को हम दो पद कहां करेंगे, बापू नहीं, ये उपनाम है, ये एक साथ बहुब्री हो जाते हैं, इस चीज को दिमाग में रखना। अब बात समझ में आई बेटा, समझ में आई? चलो आगे चलो बेटा। करे कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, मधुकर मधुप जलज भ्रमर। बहुत आसान है, जलज का मतलब कमल होता है, आप लोग जानते हैं जलज, ये योगरूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? योगरूढ़ शब्द है बेटा, आप याद रखिएगा, नोट कर लेना। एक अच्छा, मैंने कहा आज ट्रिक ही दूंगा, केवल नोट करो। जल के किसी भी पर्यायवाची, जल के किसी भी पर्यायवाची के अंत में यदि ज द और धी लगा हो तो वह योगरूढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योगरूढ़ हो जाएगा। जैसे जलधन, ज लगा है ना, इसका मतलब ये योगरूढ़ है। समास में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, क्योंकि मैंने बताया जितने भी योगरूढ़ शब्द होते हैं वो बहुब्रीहि समास होते हैं। अब मजा आया? अब मजा आया? एक प्रश्न में 3 प्रश्न, ये मत सोचना कि ये केवल पर्यायवाची है। मैं आज रात तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं। आज तक, आज रात नहीं लिखा यार, रात तो हम अपने मन से पढ़ लिए, पता नहीं कैसे। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं। रेखांकित शब्द क्या है? सुनो यार, देखो मैं एक बहुत सिंपल सा जुगाड़ बता दे, बहुत, मैंने कहा आज जुगाड़ ही जुगाड़ है केवल, बस। जब, तो, फिर, तक, भी, इस तरह के ऐसे शब्द जो कि छोटे हैं, एक वर्ण या दो वर्ण के, एक वर्ण या दो वर्ण के, और जिनका कोई अपना सार्थ, मतलब कोई निश्चित अर्थ नहीं है। अब केवल तक लिख दिया जाए, कहीं भी केवल तक लिख दिया जाए और कहा जाए इसका क्या अर्थ है, तो कोई अर्थ नहीं। तो एक वर्ण, चलिए, तो अब जो अभी आपका एक प्रश्न और शेष है बेटा, तो ध्यान रखना कि अगर ये एक वर्ण या दो वर्ण वाले हों और इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होगा, तो ध्यान रखना हमेशा निपात लगाना कि हम माई का लाल पैदाना है जो गलत कह दे, इतना कॉन्फिडेंस से। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं व्यक्तियों का बोध होता है, मतलब एक ही तरह की व्यक्तियों वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो भैया, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो भाव का बोध कराती है वो भाववाचक संज्ञा होती है। जो किसी द्रव, लिक्विड या नाप तौल की इकाई जिसको नापा तौला जाए ऐसी संज्ञाओं का बोध कराती है वो द्रव्यवाचक होती है। किसी एक, यहां कह रहे हैं एक ही प्रकार की वस्तुओं। अब आप सुनना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करा देता है। कैसे? एक, केवल एक का बोध कराने वाली, यहां एक ही प्रकार कह रहे हैं, इसका मतलब एक ही तरह की है पर कई हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक का बोध कराती है, ओनली वन, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। समझ गए? केवल एक का, ये किसका कराती है? एक का, या आप ये कहिए केवल एक, तो ये कहीं तरह का, जो कहने का मतलब जो अपने ग्रुप का, अपने समूह का प्रतिनिधित्व करती है, वो होती है जातिवाचक संज्ञा। तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, प्रिया जी, अशोक जी, अभिषेक जी, रेनू जी, पीएस ग्रुप स्टडी क्या है? ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, फिर मिलेंगे कल और कुछ और जोरदार प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर मजा आया हो तो चलते चलते एक बार, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।